आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। दुनिया अदब से जो लोग वाबस्ता हैं उन्हें यह ख़बर मिली होगी कि उर्दू के एक मारूफ शायर जनाब बशीर बद्र साहब कल 28 तारीख को हम लोगों से जुदा हो गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा और शायर डॉक्टर कलीम कैसर साहब। डॉक्टर कलीम कैसर साहब, सबसे पहली बात आपसे यही कि एक तवील अलालत के बाद डॉक्टर बशीर बद्र साहब का यूं चला जाना आप कैसा महसूस करते हैं, और ख़ास तौर से अदब की दुनिया में जो खला पैदा हुआ है उस हवाले से। बशीर बद्र जैसी शख्सियतें जो हैं वो जैसे नाबगैर रोजगार कहते हैं, बहुत कम पैदा होती हैं, और जितने मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे थे, मतलब वो उनकी अपनी ज़ाती मेहनत थी, इसमें किसी का कोई सहारा नहीं। तो उनका जाना एक अहद का जाना हो गया। एक तो शायरी का जो एक मिजाज है जो बशीर बद्र ने दिया, ख़ास तौर से 1960 के बाद, और जो तब्दीलियाँ आई, जो जदीद रुझानात आए, उनमें बशीर बद्र का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए उनका दुनिया से जाना, हालांकि वो गुज़िश्ता 15 सालों से 16 सालों से कुछ नहीं कर रहे थे, बीमार थे, डिमेंशिया का शिकार थे, भूलने की बीमारी थी, लेकिन इतना कर गए थे वो कि एक सदी जिंदा रह सकती। तो बशीर बद्र का जाना जो है वो नाकाबिले तलाफी ही कहेंगे हम उसको। चूँकि आपने भी बहुत सारे मुशायरे पढ़े हैं, और कोई ऐसा मुशायरा जहाँ पर आपसे उनकी मुलाकात हुई हो और उनकी कुछ यादें वाबस्ता हो आपसे? हाँ, एक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। 1978 की बात है, हम लोग वही नए नए मुशायरों की दुनिया में आए थे और यूपी से बाहर कदम रख रहे थे। चूँकि तरन्नुम में गज़ल पढ़ते थे, इसलिए जल्दी मशहूर हो गए थे और अपने इलाके से बाहर जाने लगे थे। तो 1978 का एक मुशायरा था नरकटियागंज में। जी। ये मेरी पहली मुलाकात बशीर बद्र से होनी थी। नाम बहुत सुनते थे, बशीर बद्र बशीर बद्र, तो एक जहन में खाका बना हुआ था, एक बड़े इंसान का खाका बना हुआ था। उस वक्त वो मुशायरों की निज़ामत भी करते थे। जब कोई नाज़िम नहीं होता था तो बशीर साहब निज़ामत करते थे, और अच्छी निज़ामत करते थे, मॉडर्न जदीद टाइप की। तो उस ज़माने में मुझे पहुंचने में इतनी ताख़ीर हो गई नरकटियागंज कि मुशायरा ख़त्म होने को आ गया, और मतलब ये था कि अनाउंसर यानी बशीर बद्र साहब खुद खड़े होके और वो अनाउंस कर रहे थे कि हजरात मुशायरा ख़त्म हो रहा है। और तब तक के उन्होंने ये देखा कि एक आदमी अटैची लिए हुए जी भागा हुआ आ रहा है स्टेज की तरफ। तो उन्होंने किसी से पूछा तो कहने लगे कलीम कैसर है, इनकी ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। तो मैं नौजवान था, जल्दी से कूद फान के स्टेज तक पहुंच गया। ऐसा बना हुआ था वो रास्ता भी। तो हमसे उन्होंने धीरे से पूछा कि शेर पढ़ोगे? हमने कहा सर उसी लिए आया हूँ। अब वो खड़े हो गए, हजरात देखिए मैंने कुछ ताज़ा शेर कहे हैं, वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। तो मजमा मुतवज्जो हो गया उनकी तरफ। कहने लगे लेकिन मेरे शेर सुनने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक नौजवान जो जिसके ट्रेन लेट होने के सबब से देर से आ रहा है, तो आप पहले उसके 2-3 शेर 4 शेर सुन लीजिए, उसके बाद मैं वो जो ताज़ा शेर मैंने कहे वो मैं सुनाऊंगा आपको। तो खैर मुझे जी जी बुलाया, मैंने एक तरन्नुम में गज़ल पढ़ी,
और मजमा थोड़ी देर के लिए हमारी तरफ मुतवज्जह हुआ। उसके बाद बशीर साहब ने हमें इशारा किया कि बैठ जाओ। बैठ गए, अल्लाह का शुक्र कामयाब रहे। उसके बाद बशीर साहब खड़े हुए, कहने लगे हजरत देखिए ऐसा है कि अगर मैं कलीम बसर को न पढ़ाता तो इसका बेचारे का जो नजराना है वो मारा जाता। तो एक दूर से एक शायर आ रहा है, उसमें क्या खता है, ट्रेन लेट हो गई वगैरह वगैरह, और मैं अपने शेर कभी फिर इंशाल्लाह सुना दूंगा, और ये मुशायरा आइंदा साल तक के लिए मुलतवी किया जाता। तो उस कैफियत का मेरे जहन दिल पे इतना असर हुआ कि मैं बशीर बद्र का उसी वक्त से मुरीद हो गया। और फिर उसके बाद वो मुझे बहुत मानने लगे थे। यानी मुशायरे में जब भी जहाँ भी होते थे तो वो कोशिश करते थे, मैं कोशिश करता था कि मैं उन्हीं के साथ रहूं, और वो कहते भी थे कि अगर रूम शेयर करना होगा तो कलीम को मेरे पास भेज दीजिएगा। तो ये असर था, यानी 87 से लेके और 2011 तक जी। हम बशीर साहब के सरपरस्ती में कह लीजिए या उनकी बुजुर्गी की सरपरस्ती में रहे, और बहुत कुछ सीखा उनसे हम लोगों ने। अच्छा, भी डॉक्टर बशीर बद्र साहब की निज़ामत का जिक्र हुआ तो आपने उमर कुरैशी साहब की भी निज़ामत देखी है, मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब को भी देखा है, अनवर जलालपुरी साहब को भी देखा है। तो जो इन लोगों का रंग था और डॉक्टर बशीर बद्र की निज़ामत का जो रंग था, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, मैंने नसीम साहब को भी सुना है, जो अलीगढ़ के थे, जिन्होंने निज़ामत एक तरह से शुरुआत की थी। जी। नसीम साहब को भी सुना, उसके बाद महेंद्र सिंह बेदी साहब को भी सुना, फिर मलिक ज़ादा साहब, फिर उमर साहब से तो खैर एक रब्ता सिलसिला रहा, क्योंकि हम लोग इलाकाई थे तो उमर साहब ज़्यादा शफ़क़त रखते थे। तो बशीर बद्र साहब की निज़ामत में और मलिक ज़ादा साहब की निज़ामत में और उमर साहब की निज़ामत में तो मतलब ट्रायंगल एक जो बनता है वो ये था कि उमर साहब वो रिवायती निज़ामत करते थे। जी। यानी उनका ये था कि मुशायरा कामयाब हो, शायर कामयाब हो, ये उमर साहब का मोटो होता था, और उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़ता था तो वो कर गुजरते थे। यहाँ तक के आसपास बैठे हुए नौजवान शायरों को, हे दादू मुशायरा उठाओ, दादू मुशायरा उठाओ। जी जी। ये भी मैंने उनको देखा, एक ये तरीका हुआ। एक जो निज़ामत थी मलिक ज़ादा साहब की, वो बहुत ही इल्मी निज़ामत थी। यानी अगर वो 10 मिनट आपसे गुफ्तगू करेंगे तो उसमें कम से कम 2-3 मिनट ऐसा आपके जहन में डाल देंगे कि आप भी थोड़ी देर के लिए अपने आप को साहिब इल्म कहने लगे। तीसरा जो बशीर बद्र साहब की निज़ामत थी वो ये थी कि वो नई नस्ल है हमारी, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उनको ज़्यादा खुश करने के लिए मॉडर्न लफ्जियात और मॉडर्न तरीके का शेर कि जो बच्चे नौजवान नई नस्ल समझ रही है वो, तो वो उसमें बहुत मकबूल थे वो। इसलिए अच्छा, उस ज़माने में बुजुर्ग भी आते थे लेकिन नौजवान भी बहुत आते थे मुशायरे में, और वो मुशायरा कामयाब करते थे। तो ये तीनों का जो रंग था, और अनवर साहब इन तीनों के रंग में थे, यानी 4 जो लोग थे उसमें अनवर साहब के आइडियल रहे हैं मलिक ज़ादा साहब जी, लेकिन वो मुरीद थे उमर कुरैशी साहब के। डॉक्टर बशीर बद्र साहब की शायरी जो थी, तो उस शायरी में क्या खासियत थी कि लोग, बहुत सारे शेर हैं, अक्सर ये कहा गया कि उनके अशार जो है कहीं मेलों में, कहीं बाज़ारों में लोग लगा करके चलते थे। उनका शेर बड़ा मशहूर हुआ था कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो ये यादों के उजाले और ज़िंदगी की शाम क्या रब्त महसूस करते हैं? ये देखिए, बशीर बद्र साहब की ज़िंदगी जो है ना, वो बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि जब वो अलीगढ़ पढ़ने गए थे तो उनकी शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे, सबको छोड़ छाड़ के वो गए थे। तो उस शख्स ने ज़िंदगी में, मतलब जैसे कहते हैं कि कुआं खोद के पानी पीना, वो बशीर साहब ने किया। तो मैं बहुत करीब रहा हूँ तो मैंने उनसे सुना भी है और मैंने देखा भी है। इसीलिए वो किसी चीज़ का एहसान नहीं लेना जानते थे। यानी जो उनका ज़ाती तजर्बा था ज़िंदगी के बारे में, वही उनकी शायरी थी। जो देखते थे
जो बिकता है, आज के ज़माने में जो कहें कि जो दिखता है वही बिकता है। जी। तो बशीर साहब इस फन से वाकिफ हो गए थे कि ये बिकेगा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये उनका जब मेरठ का मकान दंगे में उसका जो बाहर का हिस्सा शहीद मतलब लोगों ने गिरा दिया, शहीद नहीं कहना चाहिए, गिरा दिया, तो तब उनको ये एहसास हुआ। तो बशीर बद्र की जो शायरी थी वो आम इंसान के तजुर्बे की शायरी थी। वो आम इंसान मजदूर भी हो सकता है, वो आम इंसान क्लर्क भी हो सकता है, वो आम इंसान दुकानदार भी हो सकता है, वो आम इंसान टीचर भी हो सकता है। तो जो जिंदगी से मशक्कत करके शाम को अपने बच्चों के लिए रोटी लाता है, उसकी जो सोच थी वो बशीर बद्र की शायरी थी। अच्छा, आपने 1978 से 2011 तक जो है आपका साथ रहा है, लेकिन जब वो बीमार हुए, उनकी अलालत के अय्याम के दौरान क्या कभी आपसे कोई मुलाकात हुई उनसे? मुलाकात हुई लेकिन वो शिनाख्त नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए कौन है। जी। उनके बच्चे ने बताया भी, और लेकिन वो पहचान नहीं पाए, हूँ करते रहे कुछ दिन। 15-16 2015-16 तक वो थोड़ा बहुत बीच बीच में एक झुमक आ जाती थी कि फला है, उसके बाद फिर भूल जाते थे। बहुत से लोगों ने कोशिश की, और जो उनसे अकीदत रखता था, जो मोहब्बत करता था, वो जब भोपाल जाता था तो उनसे मिलने जरूर जाता था एक बार मैं भी गया था। लेकिन जब देखा कि मतलब पहचान नहीं पा रहे हैं, तो फिर जाना अकारत हो जाता था, लेकिन देख लेते थे। तो वो 2000, मुझे लगा कि ये शुरुआत 2004-5 से हो गई थी, लेकिन 11-12 तक, 15 तक आते आते बिल्कुल टूट चुके थे। टूट चुके थे। जी जी। लेकिन तो हम घर वालों को दाद देंगे कि वो आखिर दम तक जी, वो लोग लगे रहे उनके साथ। तो अब उनका यूं चला जाना यकीनन बहुत बड़ा खसारा है। तो अदब में जो ये खला पैदा हुआ है, क्या महसूस करते हैं आप? अब तो बहुत खराब हालात हैं। अब तो ये है कि साहब, ये जो मुनव्वर साहब निकल गए, हाँ, डॉक्टर बशीर बद्र चल दिए, राहत साहब, अब राहत तो साहब चल वसीम साहब बचे हैं। तो वसीम साहब का अपना रंग है, अपना तरीका है, और वसीम साहब होते हैं तो लगता है कि भाई कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है। तो लेकिन इन लोगों का जाना, मैं यहाँ तक समझता हूँ कि कोई किसी का बदल नहीं हो सकता। या तो अच्छा हो सकता है उससे, या उससे खराब हो सकता है। कोई किसी का बदल नहीं सबका होता। अपना एक रंग सबका था। अपना एक रंग होता है, और सब अपने मौज में बहते हैं। और बस ये है कि कोई 20 हो जाता है, कोई 21 हो जाता है, कोई 19 और 18 और 17 में रह जाता है। अगर उस लाइन में आप हैं और लोगों को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप भी कह सकते हैं, और ये कहा जा सकता है कि हाँ भाई, इसमें बशीर बद्र की झलक मिल रही है, इसमें वसीम साहब की झलक मिल रही है, इसमें फला की मिल रही है। तो वो आज की नस्ल पे मेहनत करने पे है। अगर आप कर सकते हैं, वरना ये खला तो मुश्किल है पर पूर्ण होना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक तफसीली गुफ्तगू की है डॉक्टर बशीर बद्र की रहलत के हवाले से। मैं तो बता रहा हूँ कि उनके जाने का गम तो है ही है, लेकिन खुशी भी है कि इस जो जो तकलीफ थी, जिस अजियत से गुजर रहे थे, जिस अजियत से गुजर रहे थे, और अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि इतना होने के बावजूद उनकी अजमत में, उनके लोगों के जो उनके बड़प्पन को इकरार करने में किसी चीज़ तरह से कमी नहीं आई। लोग पहुंचते थे, कम पहुंचते थे, लेकिन जाते थे। तो बहुत अजीम इंसान चला गया दुनिया से। बहुत बहुत शुक्रिया।